हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है खान सर के लाइव क्लासेस और उनके सीट्स जो प्रोवाइड करते हैं क्लास में उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप याद कर लें। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय ये है कि ऊर्जा जो होती है इसका ना तो सृजन होता है ना सृजन होगा, ठीक है, ना विनाश होता है। ठीक है, यही होता है ऊर्जा संरक्षण। ओके, और यहाँ पे याद रखिएगा ऊर्जा के में होता क्या है, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ठीक है, इसका फॉर्म चेंज होता है एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, यही होता है ऊर्जा में, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। देखिए, वॉशिंग मशीन जो होती है, ठीक है, इसका कार्य सिद्धांत होता है अपकेंद्रन। ठीक है, याद रखिएगा अपकेंद्रन। अपकेंद्रन जो होता है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। देखिए, मथने के पश्चात जो क्रीम होता है, ठीक है, मट्ठे का जो क्रीम होता है वो दूध से अलग हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, क्या रीज़न है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या कहा जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। इसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अंतरिक्ष क्षेत्र में निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों। देखिए, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। इसके पीछे का रीज़न होता है वहाँ पर गुरुत्व बल नहीं होता है, जो पृथ्वी लगाती है हमारे ऊपर गुरुत्व बल वो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ रखिएगा, गुरुत्व नहीं होने के चलते लोग जो होते हैं अंतरिक्ष यात्री वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत क्या है। देखिए, जो ऑटोमोबाइल होता है इसके पीछे का जो सिंपल सा हाइड्रोलिक ब्रेक का कारण होता सिद्धांत होता है वो होता है पास्कल। ठीक है, पास्कल का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। देखिए, ये स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर, तो ये घूम के पृथ्वी पर आ जाएगी, पृथ्वी पर वापस आ जाएगा ये। ठीक है, वापस आ जाएगा। ठीक है, ये जा ही नहीं पाएगा क्योंकि ये पलायन वेग से कम है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। देखिए, पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि इस स्पीड से किसी चीज़ को अगर फेंका जाए 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, कभी घूम के वापस नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, क्वेश्चन है, किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाधित किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है वो क्या है। देखिए, जब भी कोई कण एक सर्कल में, ठीक है, लगातार अगर घूम रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज होता है, वो है उसका लीनियर एनर्जी, रैखिक ऊर्जा। ठीक है, चैप्टर का नाम ऊर्जा है इसलिए हम लोग ऊर्जा के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो रैखिक ऊर्जा है जो कि हर वक्त बदलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ कैसा होगा। देखिए, जब समान गति है, ध्यान दीजिएगा, समान गति की बात हो रही है, समान गति से अगर कोई चीज़ गिराया जाएगा एरोप्लेन से तो जब उसको पायलट देखेगा तो देखेगा उसका जो पथ है वो सीधा है। ठीक है, वो सीधा पथ पे गमन करेगा हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है से एक एप्पल को छोड़ा जाता है, उसकी गति क्या होगी। देखिए,
अगर अंतरिक्षयान चक्कर लगा रहा है तो एक कपल को छोड़ दे तो उसका गति क्या होगा, अंतरिक्षयान की गति। जो भी अंतरिक्षयान जिस गति से चल रहा है, ठीक है, उसी गति से वो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या अंतर आता है। देखिए बात हो रही है गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv², ठीक है। तो जब ये दोगुना हो जाएगा तो ये जो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा 4 गुना हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारे के 760 mm पर लगने वाले दाब को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm कहा जाता है इसे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए जैसे एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, तो उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। देखिए हाँ सॉरी, ध्यान दीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा भूल गया था। देखिए ये जो होती है ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम, दोनों कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, ठीक है। अगला सवाल है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। देखिए किसी भी पिंड का संवेग परिवर्तन का जो दर होता है, ठीक है, वो उसके परिणामी बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, परिणामी बल, इसके बराबर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से है। देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, सभी जानते हैं, पर किस कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ओके, तो याद रखिएगा चंद्रमा वायुमंडल इसलिए नहीं, क्या कि उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्व बल है उसका, ठीक है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो काफ़ी कम है, जिसके चलते क्या होता है कि एटमॉस्फेयर उस पर क्रिएट ही नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर 6 kg है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा, 6 kg होगा। द्रव्यमान जो है कहीं पर भी नहीं चेंज होता है, ठीक है, बदलता है क्या है, भार, भार जो है बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ ही रहा है लग रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ। सॉरी, जब एक गेंद होगा यहाँ पे, ठीक है, फर्श पर गिरती है तो फिर उछलती है, यह उछलती क्यों है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब कोई भी बॉल ज़मीन पर गिरेगा, ठीक है, तो बॉल जो है ज़मीन पर फोर्स लगाएगा तो ज़मीन भी उस पर फोर्स लगाता है, इसलिए जो बॉल होता है दोबारा से बाउंस कर जाता है, ठीक है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। कौन सा, याद रखिएगा, थर्ड लॉ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है। देखिए जो वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार होती है, ठीक है, इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। ओके, ध्यान रखिएगा, पृष्ठीय तनाव। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। देखिए जो केरोसिन वाली होती है स्टोव, उसमें क्या होता है कि बत्ती डाला होता है, ठीक है, उसमें केरोसिन जो है बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है, इसके पीछे का रीजन होता है पृष्ठीय तनाव। कौन सा रीजन है, पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठीय तनाव जो होता है इसके पीछे का रीजन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। देखिए द्रव बूंद जो होती है वो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरती है, इसके पीछे का रीजन है पृष्ठीय तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब और वायुमंडलीय दाब में क्या अंतर होता है। देखिए साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। किससे अधिक होता है, वायुमंडल का दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है उसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसके आकार में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए, जब भी कोई बुलबुला जो है पानी के नीचे से उठ के, झील के नीचे से उठकर ऊपर तक सतह तक आएगा तो उसके आकार में परिवर्तन क्या आएगा, वो बढ़ जाएगा। बुलबुला जो है वो बड़ा हो जाएगा, बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर। पानी की बूंद के गोलाकार होने के कारण, तो अभी बताया मैं आपको, क्या होता है, सरफेस टेंशन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब कोई जहाज नदी में से सागर में घुसता है तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, देखिए, जब कोई नदी से सागर में घुसेगा तो उसमें अंतर आएगा ये कि वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए नदी है यहाँ पर और समुद्र है यहाँ पर, तो जब यहाँ इस पे जो जब वो चलेगा तो कम रहेगा और इस पे चलेगा तो ऊपर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्यों। देखिए, जो सुई होती है, जो कील होती है, वो पानी में डूब जाती है। ठीक है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। इसके पीछे का रीजन होता है, सुई का जो घनत्व होता है, ठीक है, जो पानी हटाया है वो सुई, उसका घनत्व जो होता है, ठीक है, वो जो है सुई के घनत्व से कम होता है। ठीक है, इसलिए जो होता है सुई डूब जाता है, जबकि जहाज जो होता है वो बराबर घनत्व विस्थापित करता है, इसलिए वो तैरता है। आगे बढ़ते हैं। लोहे का नेल पारे में किस सतह पर किस कारण से तैरता है। देखिए, लोहे का जो सुई होता है, कील होता है, वो पानी पे तैरता है। इसके पीछे रीजन होता है सरफेस टेंशन। पारा का जो सरफेस टेंशन होता है काफ़ी हाई होता है, इसके चलते। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है क्यों। देखिए, जो मिट्टी का तेल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। इसके पीछे रीजन है कि जो उसका घनत्व होता है, घनत्व जो है पानी से कम है। ठीक है, पानी से कम है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक में क्या अंतर आता है। देखिए, जो भी किसी द्रव में अशुद्धियाँ मिला दी जाती है, ठीक है, तो उसके क्वथनांक में थोड़ा सा अंतर आता है। मैं अभी बताता हूँ आपको। बढ़ जाएगा क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, उबलने का टेम्परेचर होता है जो कि बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रव के पृष्ठीय तनाव में क्या अंतर आता है। देखिए, जब भी ताप बढ़ता है, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो द्रव को जो पृष्ठीय तनाव होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण सिंपल सा है, पृष्ठीय तनाव। ठीक है, शेविंग जो ब्रश होता है वो जब पानी से निकाला जाता है धोकर, तो वो उसके बाल जो होते हैं आपस में चिपके रहते हैं, पृष्ठीय तनाव के चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है। देखिए, बादल जो होते हैं और वायुमंडल जो होते हैं हवा में तैरते हैं, इसके पीछे रीजन होता है श्यानता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और जमाव बिंदु में क्या अंतर आता है। देखिए, जब पानी में नमक मिला देंगे हम तो क्वथनांक जो है क्या है, क्वथनांक वो बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु क्या होता है, घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पेंडुलम घड़ी किस मौसम में तीव्र गति से चलती है। तो याद रखिएगा, पेंडुलम घड़ी जो होती है, ठीक है, ये जो होती है शीतकाल में, ठीक है, शीतकाल में तीव्र गति से चलेगी और गर्मी में धीरे। ठीक है, इसके पीछे रीजन जान लीजिए। शीतकाल में जो होता है उसका लंबाई जो होता है छोटा हो जाता है। ठीक है, लंबाई क्या होता है, छोटा होता है, और गर्मी में लंबाई बढ़ जाती है गर्मी से। तो जो पेंडुलम घड़ी होता है इसका जो गति होता है इसके लंबाई पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, लंबाई पे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने का कारण क्या है। देखिए, जो आपने गौर किया होगा, साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें
अलग अलग किस्म का रंग होता है, ठीक है। ये होता है वैतीकरण के कारण, ठीक है। वैतीकरण जो है एक फिजिक्स का फेनोमेनन है, जिसके कारण उसका जो बुलबुला होता है उसमें अलग अलग किस्म का रंग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पानी की छोटी छोटी बूंदे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनने की प्रक्रिया में पृष्ठीय तनाव में क्या अंतर आता है। देखिए, जब पानी का छोटा छोटा बूंद होता है वो आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बनाता है, तो उसकी पृष्ठीय जो ऊर्जा होती है, पृष्ठीय तनाव की बात हो रही है, तो पृष्ठीय तनाव में क्या अंतर आता है, ये घटती है, ठीक है, ओके। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।